हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024 गाइस, जिसमें हमने सोसाइटी तक अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम शॉर्ट्स के साथ एमसीक्यूज अपने कवर करेंगे। जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी वहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करिए। पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो सभी का वेलकम है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सोशल इश्यूज़ का पार्ट, जिसमें हम करेंगे शॉर्ट। तो सबसे पहला शॉर्ट ही है आज, साउथ कोरिया एक सुपर एज्ड सोसाइटी हो गया है। अब समझते हैं कि सुपर एज्ड का मतलब क्या होता है। तो सुपर एज्ड का मतलब होता है ऐसा शहर या ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 65 प्लस हो गई हो और सरपास कर सकी हो कि 20% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि 65 से यानी 65 साल की उम्र से ज़्यादा है। तो साउथ कोरियन मिनिस्ट्री ने इंटीरियर एंड सेफ्टी ने फॉर्मली डिक्लेयर किया है कि साउथ कोरिया एक सुपर एज्ड सोसाइटी हो गया है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन 65 वर्ष से आगे की हो गई है और 20% सरपास कर चुकी है। इससे ये पता चलता है कि साउथ कोरिया सेकंड कंट्री है एशिया में जापान के बाद जो कि बहुत ही बूढ़ी हो रही है, सुपर एज्ड हो रही है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कंट्रीज़ का डिफाइन किया गया है कि एजिंग क्या है, जिसमें शेयर ऑफ पीपल एज 65 ईयर्स से अगर अबव हो जाता है तो वो आपका 7% एज्ड है अगर, तो उसको एजिंग कहते हैं। अगर 65 ईयर से 14% हुआ है, 14% देखो ऐसा है, एजिंग का मतलब है कि अगर डिफाइन कैसे किया, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि अगर तो एजिंग है, ठीक है, तो यानी कि जो 65 वर्ष की पॉपुलेशन है वो 7% हो गई है टोटल। एज्ड है अगर, तो यानी 14% हो गई है। सुपर एज्ड है तो 20% से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन 65 प्लस हो चुकी है। समझ आया तीनों टर्म्स? तो तीनों टर्म्स आपके लिए एजिंग है, एज्ड है और एक सुपर एज्ड है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब स्टेटस समझते हैं एजिंग का क्या है। तो ग्लोबल जो पॉपुलेशन है एजिंग की, एज्ड जो 60 प्लस है वो 1 बिलियन हो चुके हैं। 2020 में रिपोर्ट आ गई थी और 2050 तक ऐसा मानना है कि 2.1 बिलियन लोग जो होंगे वो 60 प्लस होंगे। पॉपुलेशन एजिंग का सीधा सा मतलब है, जैसे आप हाई इनकम कंट्रीज जापान में देखते हो ना, तो वहाँ पे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आपको कम मिलेगा। वहाँ पर एल्डरली वेयर 2/3 ऑफ द एल्डरली विल लिव बाय 2050 तक, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पॉपुलेशन एजिंग सबसे ज़्यादा हाई इनकम कंट्री लाइक जापान में सीन आपको इनिशियली दिखी थी। फिर अब वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी 2/3 एल्डरली 2050 तक हो जाएंगे। इंडिया की बात करें तो भारत में बताया जा रहा है यूएनएफपीए की रिपोर्ट द्वारा कि इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 20% एक्सीड हो जाएगी 2050 तक। तो ये यूएनएफपीए की रिपोर्ट थी, इसके द्वारा ये बताया गया। याद रखना यूएनएफपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। याद रखना यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, क्योंकि यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है जी। और ये यूएन की एजेंसी है जो देखती है, डैट वर्क्स टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इसका गोल यही रहता है कि प्रेगनेंसी वांटेड रहे, बर्थ सेफ तरीके से हो, बंदा फुलफिल पोटेंशियल अपना फुलफिल जी पाए। रिप्रोडक्टिव राइट्स को बेसिकली ये लोग प्रमोट करते हैं। एजिंग सोसाइटी के साथ देखो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात, बूढ़ी हो रही है आपकी पॉपुलेशन, तो आपका इकोनॉमिक साइज वर्कफोर्स का श्रिंक होगा, हेल्थ केयर कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और बढ़ जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा लानी पड़ जाएंगी। सोसाइटल लेवल पर देखोगे तो देखो पैसा खर्च हुआ, देख रहे हो ज़्यादातर पैसा खर्च हो रहा है। फैमिलीज़ बहुत इंक्रीज़ देखेंगी, केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिलीज़ की बढ़ जाएंगी, जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा, सोशल कोजन मेंटेन करना मुश्किल होगा, अर्बन स्पेसेस में बहुत ज़्यादा एज फ्रेंडली लोग होंगे, अकोमोडेशन रिड्यूस, मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन का कैसे करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है चैलेंजेस विद एजिंग सोसाइटी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो बहुत ही ना एज फ्रेंडली हो, ट्रांसपोर्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा एज फ्रेंडली हो। ग्लोबली तो देखो बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं। पहला स्टेप तो यूनाइटेड नेशंस मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग ही 2002 में लिया गया कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ओल्डर एडल्ट्स को प्रमोट किया जाए। WHO का ग्लोबल स्ट्रैटेजी 2016 से 20 तक था, इनका यही फोकस है हेल्दी एजिंग और एज
फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। इवन यूनाइटेड नेशंस का SDG गोल नंबर 3 है जो कि हेल्थ के ऊपर बात करता है, और SDG 10 है जो बात करता है कि किस तरह से इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। ऐसे ही UN डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग है 2021 से 30 तक चलाई जा रही है। और भारत में अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सनस है, मेंटेनेंस वाला एक एक्ट है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड एल्डरली है। ये सभी तरह की पॉलिसी चलाई जा रही है हमारे देश में एजिंग पॉपुलेशन के लिए, या सुपर एजिंग पॉपुलेशन अभी तक तो हमारे यहाँ हुई नहीं है इतनी, बट ये सारी बातें, ये सारा कुछ चलाया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिया जा रहा है ताकि सीनियर सिटीजन और ओल्डर पर्सन या एल्डरली पॉपुलेशन के लिए हमने ये सब कुछ किया है। मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि जल जीवन मिशन और इससे वुमेन की एम्पावरमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखो कितना कितना ज़रूरी था रूरल एरियाज़ में जल जीवन मिशन से, जिससे कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो। कह रहा कैसे पता चला, कह रहा एक रिपोर्ट्स SBI ने निकाली, इसमें बोला कि 9 करोड़ वुमेन जो है वो अभी बाहर नहीं जाती पानी लेने के लिए, क्योंकि जल जीवन मिशन है, हर घर जल इनिशिएटिव था ये। अब इससे वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे हुआ कि तो स्किल डेवलपमेंट हो गई। जब पानी आपके डोर स्टेप पे आ गया तो वुमेन अपनी काम उसका कम हो गया ना, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस पे काम करेगी, उसका टाइम 7.4 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब वुमेन वही टाइम अपना एग्रीकल्चर या बिजनेस करने में लगा रही है। फिर कह रहा है कि लीडरशिप की अगर बात करें तो आपका जल जीवन मिशन में 50% जो विलेज का वाटर है, सैनिटेशन कमेटीज़ हैं, मेंबर्स बैठे हैं, वो वुमेन है। इससे क्या हुआ, वुमेन अपने लीडरशिप रोल्स को भी निभा रही है। देखो अगेन वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति यहाँ पे आप समझो। तो यहाँ पर क्या करती है वो, वहाँ पर आपके वाटर प्लानिंग करती है कि कैसे वाटर को प्लान करना है, कैसे चीज़ों को संभालना है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, 59.9 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। समझ रहे हो आप। अब अगर हम जल जीवन मिशन हर घर जल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नोडल मिनिस्ट्री है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये स्टेट और सेंटर दोनों इसमें पैसा लगाते हैं। हर रूरल हाउस होल्ड का यही सपना था कि 2024 तक सेफ एंड रिलायबल टैप वाटर एक्सेस हो पाए, गोल यही था। उसके बाद ना वॉश इनलाइटेंड विलेजेस भी डेवलप किए गए, जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ लॉन्ग टर्म प्लान करके वाटर सप्लाई सैनिटेशन सर्विसेज दे पाएँ, चिल्ड्रन को पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कूल्स वगैरह में दी पाए। इसीलिए वाटर क्वालिटी, बॉटम अप प्लानिंग, सोर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ये सारा करने के लिए तो रूरल कवरेज फॉर टैप वाटर कनेक्शन भी रेज किया गया है 79.31% फ्रॉम जस्ट 17%। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड्स में 2019 तक यही कहना है कि टैप वाटर कनेक्शन रूरल कवरेज वगैरह भी हो पाए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स। तो गवर्नमेंट ने 9 ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स फॉर इंडियन वुमेन को अप्रूव करा है, क्योंकि वुमेन डिस्ट्रेस में थी, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा ये किया गया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसका एम क्या है ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर बनाने का। ये चाहते हैं कि जो वुमेन को ना असिस्टेंस मिले, जो वल्नरेबल सिचुएशन में इमीडिएट जिसको नीड है। तो ऐसे क्या किए गए हैं, 7 ओवैसी प्रोविजन फॉर शेल्टर होम बहरीन, कुवैत वगैरह, सऊदी अरब वगैरह में बनाए गए हैं। ऐसे ही विदाउट शेल्टर होम टोरंटो और सिंगापुर में बनाए गए हैं। इवन इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड भी इसमें बहुत काम कर रहा है कि वो वेलफेयर एक्सटेंड कर रहा है पर्टिकुलरली वुमेन के लिए। 2009 में तो सेटअप करा गया था ये, लेकिन इसमें ऑल इंडिया मिशन और पोस्ट अब्रॉड में बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि वुमेन जो बाहर रह रही है उसको कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए शेल्टर होम्स वगैरह की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी अप्रूव किया है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक शॉर्ट्स का, बाल विवाह मुक्त कैंपेन। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया गया है, यानी चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया। और कैंपेन क्या कह रहा है कि सभी नागरिकों को एक्टिवली अपोज करना है चाइल्ड मैरिज को। तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन और वेरियस मिनिस्ट्रीज मिलके इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस कैंपेन में पता है क्या किया जा रहा है कि 7 स्टेट्स को लिया, हाई बर्डन जहाँ सबसे ज़्यादा है, और नियरली 300 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, और कोलैबोरेटिव अप्रोच सभी स्टेट यूटी से एक्शन प्लान बुलाया गया है कि भैया बनाओ, और हर हाल में 2029 तक 5% के बिलो चली जानी चाहिए चाइल्ड मैरिज। तो ये इनोवेटिव एक तरह का पोर्टल तैयार करा गया है, जहाँ पे कोई भी नागरिक अगर कहीं भी चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंट देखता है तो फटाफट से कंप्लेंट करे, एक्सेस करे, और नेशन वाइड जो ऑफिसर्स होंगे वो इस पर एक्शन लेंगे। देखो किया क्यों जा रहा है, अगर किसी बच्चे की बाल विवाह होता है
सबसे पहले तो वो फिजिकली इतना एक्टिव नहीं होता कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, तो उसकी वजह से फोर्सफुली उससे करवाया जाता है। फिर उसको एक्सपोजर डोमेस्टिक वायलेंस का झेलना पड़ता है, खासकर जो बालिका होती है। फिर आपके लो एजुकेशन, फिर आप पढ़ाई लिखाई क्या करोगे जब इन्हीं सब चक्रों में फंस गए। लाइफ स्किल्स में आपने क्या डेवलपमेंट करा। अर्ली एंड रिपीटेड प्रेगनेंसी से बच्चे का, तो जो छोटी बच्ची है ना, बालिका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही उसका हिला दो गया। फिर ह्यूमन राइट वायलेशन है बेसिकली चाइल्ड मैरिज करना, क्योंकि आप राइट टू फ्री एंड जॉयफुल चाइल्डहुड, किसी का उसका बचपन ही छीन रहे हो बेसिकली आप उसको इस सब में डाल के। तो स्टेटस क्या है चाइल्ड मैरिज का इंडिया में? रिडक्शन इन चाइल्ड मैरिज। तो एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, चाइल्ड मैरिज 47.4% डिक्रीज की गई है 2005-06 अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद 19-21 में 23.3% रिड्यूस हुई। तो कह रहा है कि देखो चाइल्ड मैरिज पहले तो फिर रुक गई थी, अब तो और कम हो रखा है। ये क्या मतलब है भैया? चाइल्ड मैरिज तो और डिक्रीज पे डिक्रीज होना बहुत ज़रूरी है इस समय। फिर वेरिएशन है बाय हाउस होल्ड वेल्थ। नेशनल फैमिली हेल्थ वेयर में यहाँ बोल रहा है कि ना 40% जो महिलाएं हैं लोवेस्ट क्विंटाइल मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। बताओ, 8% हाईएस्ट क्विंटाइल होता है और यहाँ पे लोवेस्ट क्विंटाइल है। फिर उसके बाद स्टेटस विद हाई प्रेवलेंस का मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, तेलंगाना यहाँ हो रहा है। तो सरकार ने क्या स्टेप लिए? सरकार ने बना दिया PCMA, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। यानी ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है कि 18 से अगर आप कम की उम्र के हो और मेल हो तो 21 से अगर कम की उम्र के हो तो विवाह नहीं करना। और उसके बाद PCMA के बाद यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड है, जो कि सिग्नेटरी है। ये मैंडेट देता है कि बच्चे को बचाना है, किसी भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस से, चाइल्ड मैरिज से बचाना है। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्या एक तरह का रूरल अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि बच्चे की चाइल्ड मैरिज से बचाया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के लिए क्या बोला गया कि इंडिया ने बोला है कि SDG 5 को हम अचीव करेंगे ताकि हम हार्मफुल प्रैक्टिसेस से बचा पाएँ। अर्ली चाइल्ड फोर्स मैरिज से 2030 तक हमें बचाना है। फिर कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी इंडिया ने इसको बोला कि इसको रेटिफाई करवाओ। तो इंडिया हैज़ रेटिफाइड दिस क्लॉज एज वेल। इंडिया ने बिल्कुल इस पर साइन किया, इसको रेटिफाई किया कि हम इसकी सारी कन्वेंशंस की प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे अपने देश में भी। और देखो SDG अल्टीमेटली 2030 तक हमें अचीव करना है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि 2029 तक 5% के बिलो चला जाए हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। क्योंकि SDG 5 किससे रिलेटेड है? SDG 5 में हम बात ही इसीलिए करते हैं ना। देखो SDG अगर 5 देखो आप तो उसमें क्या बात हो रही है, यही सीधी सी बात है। उसको लेकर आपको ये करना ही पड़ेगा कि किसी भी तरीके से वुमेन जो है वो, ताकि जेंडर इक्वलिटी हो और हम वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर कर सकें, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सकें, एक हर तरह से उसको रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ देखा जाए। इसके लिए हमें SDG 5 अचीव करना पड़ेगा और उसके लिए दिस इज़ द राइट कदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डोमेस्टिक माइग्रेशन रिपोर्ट पे, जो कि EAC-PM बनाता है, यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इसको बनाता है, इसको रिलीज करता है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? 400 मिलियन ड्रीम्स। ये क्या कहता है? ये पैटर्न चेंज जो माइग्रेशन का हो रहा है उसको हाईलाइट कर रहा है 2011 के सेंसस में। इंटरनल डोमेस्टिक माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन अ कंट्री फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हम सभी जानते हैं। अब इंटरनली मान लो आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हो, बेंगलोर से छत्तीसगढ़ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो कहीं भी माइग्रेशन के कुछ पुश या पुल फैक्टर्स होते हैं। पुश फैक्टर क्या होते हैं? क्यों आप किसी जगह से जा रहे हो छोड़ के, मान लो कोई यूपी का व्यक्ति जो है वो दिल्ली या मुंबई जा रहा है, तो पुश फैक्टर हो सकते हैं भाई जॉब के चक्कर में, कोई नेचुरल डिजास्टर उसने देख लिया, कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है उसको अपने शहर में, या हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है। पुल फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसको दिल्ली या मुंबई में मिल रही है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, पीस एंड स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। तो पुल फैक्टर मतलब खींच रहे हैं, पुश मतलब धक्का दे रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स ये आई कि रिपोर्ट ने साफ तौर पे बताया रिडक्शन इन डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि 12% जो आपका है ये, इसमें रिडक्शन की बात हो रही है कि 45.57 करोड़ से 40.20 करोड़ 2023 तक यहाँ बोला गया कि माइग्रेशन रेट जो है वो ड्रॉपिंग की तरफ जाए। फिर माइग्रेशन डायनेमिक्स की बात की जाए तो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन इज़ प्रीडोमिनेंट। और माइग्रेशन कैसे ओरिजिनेट होता है एरियाज़ में? मेजर अर्बन सेंटर लाइक दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, सारे माइग्रेशन के सेंटर हैं, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन ओरिजिनेट होता है।
और मेजर माइग्रेशन रूट यूपी से लोग दिल्ली आ रहे हैं, गुजरात से महाराष्ट्र, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, बिहार से दिल्ली, ऐसे ही चलता रहता है। और माइग्रेंट शेयर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद डिक्रीज़ कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को, वेलफेयर को लेने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट के लिए, वर्कमैन के लिए, ताकि ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड बनवाया गया, ताकि अगर ऐसे माइग्रेंट आ रहे हैं तो इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो दूसरे शहर में जाकर। अब रीज़न क्या होता है माइग्रेंट नंबर्स का डिक्लाइन होना? कि उनको अपने शहर पे जब उनको अच्छे रोड मिल जाएंगे, एजुकेशन मिल जाएगी, हेल्थ केयर मिल जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लोकलाइज जॉब उन्हें मिल जाएगी, तो क्यों आएंगे वो? उनको वहीं अच्छा लगेगा। किसी को थोड़ा ना शौक होता है कि वो जहाँ रह रहा है उसको वहीं पसंद आता है, उसको वहीं का कल्चर, वहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं का सब अच्छा मिल जाता है, तो क्यों शहर बदलेगा? तो ये कारण होता है डिक्लाइन होने का। ठीक है जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट, जिसमें हम बात करेंगे राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया। रिसेंटली वेरियस सेक्शंस इन इंडिया ने अपनी वॉइस रेस करी कि भाई साहब लॉ लेकर आओ राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि डेथ हो रहा था यंग फीमेल एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस है, और आपको पता है फीमेल को ऑलरेडी वर्क स्ट्रेस होता है। तो कैसे ऐसा किया जाए कि राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी एम्प्लॉय जो है नॉट ऑब्लाइज टू रिप्लाई टू कॉल्स। क्यों बार बार उसको एम्प्लॉयर वर्क आवर्स के बाद भी उसको कॉल किया जा रहा है? हाँ जी काम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसकी मर्जी है, वो काट दे फ़ोन चाहे ना उठाए। तो ये राइट होना चाहिए। सच एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेने लग जाए वो कि उसको जॉब से ही निकालो। क्यों ज़रूरत है रीडिस्कनेक्ट का राइट बनाना या डिस्कनेक्ट का बनाने का? क्योंकि साइको सोशल होना बहुत ज़रूरी है। कह रहा देखो सोशल बॉन्ड्स वीकेन हो रहे हैं, वो बेचारी जब सारे दिन ही जॉब में इसमें लगी रहेगी तो उसके रिलेशनशिप्स क्या होगा, रिलेशंस फैमिली का क्या होगा, और उसको आइसोलेशन मिलेगा। दैट लीड्स टू फर्दर मेंटल हेल्थ इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उसको डिजीज पैदा हो रही हैं। फिर वुमेन पे इसका इम्पैक्ट इसलिए भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि देखो इंडियन वुमेन प्रोफेशनल जॉब्स में है, ऑडिटिंग में, आईटी में, आप 55 घंटे से भी ज़्यादा उनसे काम करा रहे हो एक हफ्ते में। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी लॉस, इंसोम्निया, स्लीप साइकिल उसकी डिस्टर्ब कर दिया आपने, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया, आप तो उसको मतलब क्या करोगे फिर आप? तो इसीलिए ना बहुत सारी कंट्रीज़ ने राइट टू डिस्कनेक्ट बनाया है। फ्रांस में जैसे कि लेबर चैम्बर ऑफ फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया 2001 में कि एम्प्लॉय इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू वर्क फ्रॉम होम, टेक होम फ्लाइज फॉर एंड वर्किंग टूल्स। लेबर चैम्बर ने साफ फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट में रूल किया था कि कोई भी एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन में नहीं है। समझ रहे हो कि वो फाइल घर में लेकर जाए और घर में जाके भी काम करना शुरू कर दे, वर्किंग टूल्स लेके जाए, नो। पोर्टुगल वालों ने भी राइट टू डिस्कनेक्ट दिया कि एम्प्लॉयर इलीगल कर दो ऐसा कि एम्प्लॉयर कॉल ना करे उसको वर्किंग आवर्स के बाद। इमरजेंसी हो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा पोर्टुगल वालों ने साफ बोला गलती से भी कॉल नहीं करना है, वर्किंग आवर्स ख़त्म, एम्प्लॉय को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेन में पब्लिक वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैव द राइट टू स्विच ऑफ डिवाइसेस ही बंद कर देते हैं वो। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है कि पार्लियामेंट ने एम्प्लॉयज़ को बोला हुआ है कि भाई वर्किंग आवर्स के बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। आप नहीं जानते कौन एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर भी भूल जाए एम्प्लॉय कौन है, छुट्टी। ठीक है, तो अब इंडिया में इसका स्टेटस क्या है? करेंटली इंडिया में स्पेसिफिक लॉ नहीं है राइट टू डिस्कनेक्ट से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है, आप देखो डीपीएसपी उठाओ और आर्टिकल आपका 38 और 39E उठाओ, दोनों ही वेलफेयर ऑफ द पीपल और स्ट्रेंथ और वर्कर के हेल्थ की बात करते हैं। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है उसमें साफ साफ बोला है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। और रविंद्र कुमार धारीवाल के केस में भी बोला कि अकोमोडेट करो पर्सन विद डिसेबिलिटी। और रिसेंट इनिशिएटिव में भी 2018 के प्राइवेट मेंबर बिल में भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि डिलिनिएट द राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क आफ्टर वर्किंग आवर्स। ये साफ लोकसभा में सवाल उठा था, बिल उठाया गया था, समझ रहे हो आप? तो दिस इज कॉल्ड राइट टू डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट इज हमारा क्या आता है, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2024। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2024 हैज़ बिन रिलीज्ड। कौन रिलीज कर रहा है इसको? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। की फाइंडिंग्स क्या हैं? 2022 में बोला गया नंबर ऑफ नोन विक्टिम्स जो वर्ल्ड वाइड हैं वो 25% से बढ़ गए हैं। पहली बात, प्री पैंडमिक लेवल में
वुमेन एंड गर्ल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम 61% से बढ़ गया है। यूएनओडीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, 1997 की यूएन एजेंसी है जो ग्लोबल एफर्ट ले रही है कि किसी भी तरीके से ड्रग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म को रोकना है। ये इसीलिए काम कर रही है और वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर्स हैं। गाइस प्लीज़ मार्केट जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको कौन रिलीज़ कर रहा है, वो पर्टिकुलर बॉडी के बारे में अलग से इसके लिए सेपरेट नोट्स बना लो। बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स के पेपर में, मेंस के पेपर में, इवन वाइल गिविंग इंटरव्यूज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रिपोर्ट्स, क्योंकि आप डायरेक्टली खोल के बता सकते हो, देखो जी इस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है हमें, समझ रहे हो? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास से आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात कर रहे हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया फॉर क्लास 5th एंड 8th फॉर द स्कूल अंडर द सेंटर। अब क्या है ये नो डिटेंशन पॉलिसी, समझते हैं हम इसके बारे में। न्यू पॉलिसी वालों ने साफ बोला कि स्कूल में जो बच्चा फेल हो जाता है, who do not pass in their year-end exam under the right of children to free and compulsory education, न्यू डिटेंशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन का पार्ट है टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। ठीक है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप करा गया है। 16 स्टेट्स और 2 यूटी यानी इंक्लूडिंग दिल्ली ने ये अडॉप्ट किया है कि एजुकेशन क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम बिल्कुल स्क्रैप करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऑल दो नो डिटेंशन पॉलिसी को अबॉलिश किया गया था, द इम्प्लीमेंटेशन वॉज डिलेड। तो अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है टू मीट प्रमोशन क्राइटेरिया, दे विल रिसीव एडिशनल इंस्ट्रक्शन या चांस ऑफ री एग्जामिनेशन, उसका 2 महीने में करके कर दिया जाता था कोई बच्चे को, ताकि वो बच्चा कोई एक्सपेल नहीं किया जाता था स्कूल से जब तक कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन ना कर ले। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिटेंशन क्यों बोले जा रहे हैं? देखो, डिक्लाइन इन लर्निंग आउटकम्स। क्यों बोला जा रहा है कि भाई डिटेंशन की ज़रूरत क्यों है? डिटेंशन की ज़रूरत जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि देखो, आप जब बच्चे को पता ही होगा अंदर से कि हमें को फेल तो नहीं कर सकते, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाएगा फिर वो। अब आप सोचो 65 लाख स्टूडेंट फेल हुए हैं क्लास 10 एंड 12th में 2023 में, आप माथा पकड़ लोगे सुनकर ये, मतलब बच्चे पढ़ते लिखते ही नहीं है। फिर इंसेंटिव्स की कमी, प्रमोशन, देखो मोटिवेशन भी तो नहीं देते ना, वर्क हार्ड करवाओ उसको, अकाउंटेबिलिटी टीचर्स की इतनी है ही नहीं, क्यों नहीं है? तो दोनों की तरफ से ही प्रॉब्लम है, टीचर्स की तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स फॉर नो डिटेंशन, यानी कोई देखो नो डिटेंशन को स्क्रैप आउट करा गया है। और देखो अल्टीमेटली नो डिटेंशन क्यों आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसके लिए फेवर में कौन बोलते हैं नो डिटेंशन के? क्योंकि देखो स्टिग्मा तो लग जाता है, फिर बच्चे को हमेशा डर लगा रहेगा, को लगेगा कि यार कहीं मुझे ये ऐसे तो नहीं कर देंगे, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया तो कि मेरे पास तो स्टिग्मा ही लग जाएगा, मुझे करना ही पड़ेगा, लाइक समझ रहे हो? तो ऐसा लाइक बोला जा रहा है कि इसको ना इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई बच्चे को स्टिग्मा ना लग जाए। फिर चाइल्ड सेंटरिंग लर्निंग और एजुकेशनल सिस्टम में ना प्रमोट करने की बात बोली जा रही है कि ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक बच्चे की हो, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख के ये करना ठीक नहीं होगा। ठीक है ना? तो राइट टू एजुकेशन में बोला गया है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र में, आप सभी जानते हो 86 अमेंडमेंट, इवन आप समझो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये बोला गया था कि भाई आर्टिकल चाहे 21A फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है, सब जगह पे राइट टू एजुकेशन की बात बच्चे के लिए की जा रही है। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो देखो फ्री एजुकेशन भी दी जाती है ना, उसका पूरा मैनेज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि नो डिटेंशन पॉलिसी आई, इसको स्क्रैप कर दिया गया है क्लास 5 से लेकर 8 तक, कि अब आप इसको हटाइए, और क्योंकि बच्चों को इसको पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक रिपोर्ट है, ध्यान से समझना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ग्लोबल आउटलुक लेकर आया है, किसके लिए? 2025 के लिए। क्या बोल रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को हाईलाइट करेगा, अपडेट करेगा और बताएगा कहाँ कहाँ से क्राइसिस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से रूट कॉजेज़ हैं, जिससे कि पता चलता है कि भुखमरी तो है। ग्लोबल हंगर क्राइसिस के बारे में इसने सबसे पहले बताया। क्या बताया है कि 343 मिलियन लोग 74 कंट्रीज से आज भी खाना उनको नहीं मिल रहा है। 1.9 पीपल लोग आज भी हंगर हैं। आर्म्ड वायलेंस जो है वो इज़ अ की ड्राइवर इन 14 आउट ऑफ 16 हंगर हॉटस्पॉट, जैसे सूडान है, गाजा वगैरह, दूसरे फैक्टर्स जैसे फूड इन्फ्लेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं।
तो 65% जो आपके एक्यूटिवली फूड इनसिक्योर पीपल हैं वो फ्रेजाइल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड सिचुएशन में रह रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि $16.9 बिलियन क्रिटिकल असिस्टेंस दी जा रही है वल्नरेबल फेजेस में। इंडिया इज़ होम टू द क्वार्टर ऑफ ऑल अंडर नरिश पीपल टू वर्ल्ड वाइड। फिर 21.25 जो परसेंट पॉपुलेशन है वो समझ लो आप एक दिन में $, 1.90 डे, इतना भी कम लाइक उनको मिलता है। फिर 38% जो बच्चा है, चिल्ड्रन है 6 से 59 मंथ्स के, उनको क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है। मतलब सोचो इतना भयंकर उनको कुपोषण है कि पूछो मत। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या ऐसा करे कि जिससे कि ना मतलब हंगर को वो हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोकल न्यूट्रिशंस फूड सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं। फिर फोर्टिफिकेशन पे लगा रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा राइस फोर्टिफिकेशन करके बनाया जा रहा है ताकि उसमें राइस के अंदर ही इतने सारे विटामिन वगैरह भर दिए जाएँ कि वो राइस खा के उसका नरिशमेंट दूर हो जाए। सोशल प्रोटेक्टिव सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं। वल्नरेबल सिचुएशन कैसे, क्लाइमेट से कैसे लड़ना है, वेदर शॉक से कैसे लड़ना है, उससे लाइवलीहुड पर अगर असर हो तो क्या करना है, हर लेवल पे ये काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स इज इन रोम, इटली के अंदर है। देखो पता होना चाहिए ये भी कि 1961 में आया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें 120 कंट्रीज़ हैं। नोबल पीस प्राइज़ इसको 2020 में मिला था। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे रहनी चाहिए ये चीज़ें आपके, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट, इसमें हमारा लास्ट शॉट है, अन्न चक्रा टूल के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अन्न चक्रा पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल को लॉन्च किया एंड स्कैन पोर्टल को, ताकि हमारा पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा मॉडर्नाइज हो। अन्न चक्रा मतलब है कि पीडीएस जो हमारा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है, एडवांस एल्गोरिथम बनाएं, ऑप्टिमल रूट्स को आइडेंटिफाई करें ताकि मूवमेंट जो है फूड ग्रेन्स की हो पाए। और ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IIT दिल्ली। Integrated है with PM Gati Shakti platform and Freight Operation Information System portal. SCAN is the subsidy claim application for an NFSA portal. इसका एम है सिंगल विंडो सबमिशन करना सब्सिडी क्लेम बाय स्टेट्स, या स्क्रूटनी को क्लेम करना, अप्रूवल लेना, एक्सपीडाइट करना, सेटलमेंट एंड ऑल, इन सभी को बनाया गया है अन्न चक्रा टूल में। वही सभी इसीलिए किया जा रहा है ताकि हमारा पीडीएस सिस्टम सही ढंग से वर्क करे, जो एग्जैक्ट जिसके पास जाना चाहिए सामान उसके पास जाए। एक सिंगल विंडो होगी जिसमें आप सब्सिडी दे पाओगे उन सभी लोगों को जो कि बेनिफिशरी हैं, ठीक है। तो गाइस कल से हम साइंस एंड टेक करेंगे, इससे पहले भी आपको वीडियो मिलने वाली है, तो देखो कौन सी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल।